नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का नाम है भारतीय कला एवं संस्कृति। भारतीय कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं, आर्किटेक्चर भी ना कहें, कल्चर कहेंगे, आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, भारतीय कला एवं संस्कृति की बात करेंगे। तो ये कहने में और सुनने में तो लगता है कि कोई छोटा सा टॉपिक होगा, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लेंथी है। लेकिन इस टॉपिक को अगर आप सही से पढ़ो, तो आपको जो व्यवहारिक नॉलेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपकी व्यवहारिक नॉलेज अच्छी होनी जरूरी है। आप तैयारी तो करते हैं, बन जाते हैं, आईएएस पीसीएस बन जाते हैं, बहुत बड़े मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर आप चले जाते हैं, लेकिन आपको व्यवहारिक नॉलेज नहीं होती है तो वो शून्य हो जाती है। बेटा क्या हो जाता है? वो शून्य है। तो इसलिए आप लोगों को एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वो मैं जो कह रहा हूँ अभी, एक मिनट बेटा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ध्यान से पढ़ेंगे इस चीज़ को, आज बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि इस वीडियो से ना आपको क्या होगा कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, और आप लेंदी किसी एग्जाम मतलब मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, दोनों के लिए बड़ी ही यूजफुल वीडियो है ये। आप इसको पढ़िए। देखिए मैं शुरू करता हूँ कहाँ से, जो बड़ा टफ टॉपिक है, और वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो प्री एग्जाम में बहुत आता है, वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, और बिल्कुल की पॉइंट टू द पॉइंट आता है, लेकिन मेंस एग्जाम में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में, अगर उसे समझाने लगे तो उसी में कई महीने निकल जाएंगे, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं समझा करके हमें अपना यूजफुल उठाना है उसमें से, और उसको पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और जैसे कि हमने बताया, टॉपिक का नाम भारतीय कला एवं संस्कृति। क्या है बेटा? भारतीय कला एवं संस्कृति। अब हमारा चैप्टर ये चलेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि यूपी पीसीएस जुडिशरी मेंस का होना है, तो मेंस में भी ये आपको बहुत ज्यादा काम करने वाला, मेंस में बहुत कम, ये प्री कम मेंस कहना चाहिए, इसको प्री कम मेंस कहना चाहिए। ये आपको वनडे एग्जाम और उसमें सब में आपको लिए बहुत ही यूजफुल होगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बड़ा फायदा करेंगे। तो आज हम जो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं भारतीय दर्शन। कौन से टॉपिक ले रहे हैं बेटा? भारतीय दर्शन। जो भारतीय दर्शन की बात कर रहे हैं, इंडियन फिलोसफर की बात कर रहे हैं, इंडियन फिलोसफी दर्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? तो देखिए, ये है तो बहुत बड़ी चीज, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, एक विषय है, जिसका अध्ययन करें तो कम रह जाता है। और आज हम इससे जो जुड़ी हुई चीजें पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, जो भारतीय दर्शन है, भारतीय दर्शन दो भागों में बटा है। क्या है कि अगर हम बात करें कि भारतीय दर्शन जो है वो दो भागों में बटा है। दो भाग कौन कौन से बेटा? ये देखिए, अगर दो भागों की हम बात करें तो दो भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग को तो हम कहेंगे भाग आस्तिक। क्या कहेंगे बेटा? आस्तिक। और एक भाग को हम क्या कहेंगे? नास्तिक। नास्तिक अर्थात आस्तिक किसे कहते हैं ये आपको हिंदी में भी आता होगा। आस्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान में विश्वास रखता है ना, तो जो बिलीव करता है, किसमें? गॉड में बिलीव करता है, वो आस्तिक कहलाता है। और जो गॉड में बिलीव नहीं करता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, उसे नकारता है, तो उसको हम कहते हैं नास्तिक। अर्थात पूरा भारतीय दर्शन दो सोच पर है, एक आस्तिक पर, एक नास्तिक पर। तो हमने जो आज का टॉपिक उठाया वो है हमारा भारतीय दर्शन। और भारतीय दर्शन में हमने लिया है किसको? के दो तरीके होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। अब हम इसमें से ले लेते हैं किसको? आस्तिक को। किसको ले लेते हैं बेटा? आस्तिक को। चलिए देखिए, पढ़ते चलिए, आप आस्तिक को पढ़ते हैं। अब जो हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आस्तिक दर्शन की बात, अर्थात उस दर्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, जो दर्शन मतलब उस दर्शन की बात कर रहे हैं जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, अर्थात आस्तिक दर्शन, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान को मानने वाले, उसकी सत्ता को मानने वाले जो है वो लोग कहलाते हैं आस्तिक। आस्तिक दर्शन क्या है? तो बेटा, आस्तिक दर्शन जो है वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? छह दर्शनों पर निर्भर है। कितने दर्शनों पर है? छह दर्शनों पर निर्भर है। छह दर्शनों पर निर्भर है। छह दर्शनों पर निर्भर है। अभी तक की जो जितनी भी सोच है, खोज है, या कहना चाहिए जो सोच है लोगों की, जो फिलोसफर की सोच है, वो कहां तक पहुंची है? केवल छह दर्शनों पर निर्भर है, आस्तिक दर्शन निर्भर है। और इसी को हम क्या कहते हैं? षड दर्शन। क्या कह देते हैं संस्कृत भाषा में? षड दर्शन। क्या कह देते हैं बेटा? इसको षड दर्शन कह देते हैं। हम इसको क्या कह देते हैं? षड दर्शन। अर्थात छह, मुख्य रूप से छह है, इसके अलावा भी होते हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको, जैसे लिंगायत है, जड़ावाद है, वो आएंगे, ठीक है बेटा?
पढ़ते चलिए इसे आराम से। आप वीडियो को छोड़ करके भाग गए तो समझ लीजिए दिमाग से निकल गया, क्योंकि ये बड़े ही रेयर, इसे हर टीचर नहीं पढ़ाता। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, इसे टीचर बचते हैं ऐसी चीजों से समझाने से। इसके लिए तो किसी बाबा या किसी और आजकल तो बाबा भी आपको पता हाईटेक हो गए हैं, तो कौन समझाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए बेटा, थोड़ा समझिए, आप लोग खुद बहुत समझदार हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर तो आप बहुत ज्यादा लड़ाइयां कर रहे हैं। तो 6 दर्शनों पर निर्भर है, इसे ही हम कहते हैं षड दर्शन। और अब आप यहां से आगे जो पढ़ाने जा रहा हूं तो आपको लगेगा हाँ ये एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला ले लेते हैं नंबर 1, 6 में से नंबर 1 ले लेते हैं। उसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? जो नंबर 1 है वो है हमारा न्याय। क्या है? न्याय। क्या बेटा? न्याय। अब ये एग्जाम में बहुत आता है कि न्याय जो दर्शन दिया था, न्याय दर्शन किसने दिया था? तो न्याय दर्शन जो है वो किसका है? सबसे मेन बात तो ये कि प्री वनडे एग्जाम हो या प्री एग्जाम हो, तो उसके लिए सबसे मेन तो ये है कि इसके संस्थापक कौन है, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, या इसके प्रवर्तक कौन है, या इसके फाउंडर कौन है। तो न्याय दर्शन के जो फाउंडर हैं या प्रवर्तक हैं, तो इसके अगर प्रवर्तक की बात करें बेटा, तो इनके प्रवर्तक कौन है बेटा? प्रवर्तक हैं कपिल। कौन है? कपिल। इन्हें कपिल मुनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? कपिल मुनि कहते हैं। नहीं, गलत पढ़ाया ना मैंने? अगर आप समझदार हो तो बताओ गलत पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? कपिल तो सांख्य के हैं। देखते हैं, बताओ बच्चों, कोई बच्चा बताता है इतनी जल्दी? सोचा तो होगा एक आध बच्चे ने जरूर। ये कौन है बेटा? गौतम। कौन है? गौतम है। कौन है बेटा? गौतम। तो न्याय सूत्र के कौन है? गौतम है। ठीक है बेटा। तो इन्होंने क्या कहा? गौतम ने क्या कहा? गौतम ने लिखी एक पुस्तक जिसे कहा गया न्याय सूत्र। क्या कहा गया? गौतम को अंडरलाइन कर देंगे और इसको लिखेंगे। इन्होंने लिखा, शॉर्टकट में पढ़ेंगे जिससे प्री और मेन का काम होता है। न्याय सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। ये क्या है बेटा? ये ग्रंथ है। ये क्या है? न्याय सूत्र ग्रंथ है। न्याय सूत्र क्या है? इनका ग्रंथ है जो न्याय दर्शन के बारे में बताता है। अब ये न्याय दर्शन का जो न्याय सूत्र ग्रंथ है, इसमें क्या लिखा है ये देखने वाली बात है। अर्थात आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, मेन एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा न्याय दर्शन के बारे में बताइए। तो आप क्या लिखेंगे? ज्यादा शब्दों में ना लिख करके आप क्या लिख देंगे? आप ये लिख देंगे कि न्याय दर्शन अर्थात न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है। क्या होता है? तर्क। क्या होता है बेटा? तर्क होता है। बेटा क्या होता है? तर्क अथवा विश्लेषण होता है। तो अगर बात करें इसे थोड़ा मेन के परिप्रेक्ष्य में देखें तो न्याय का शाब्दिक अर्थ मतलब होता है, मतलब उसकी जो वर्ड है, न्याय शब्द जो परिभाषा है, इसकी परिभाषा देनी है। शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है बेटा? तर्क निकलता है। क्या निकलता है? तर्क निकलता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है बेटा? तर्क निकलता है। क्या निकलता है? तर्क। या इसे दूसरी भाषा में हम ये भी कह सकते हैं निर्णय, है ना, डिसीजन। या तो इसे तर्क कहिए या फिर इसे निर्णय भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्णय। तो आप कैसे लिखेंगे कि न्याय दर्शन जो है वो किस पर आधारित है? वो तर्क और निर्णय पर आधारित है। किस पर आधारित है? तर्क और निर्णय। अब आप कहोगे सर कि ये बताइए कि तर्क क्या है, निर्णय क्या है, किस तर्क की बात कर रहा है, किस निर्णय की बात कर रहा है? तो बेटा देखिए, मैं आपको बता दूं, आप ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं लिखने जा रहे। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका इंडियन फिलोसफी या भारतीय दर्शन आपका एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। आप उसे लिखने नहीं जा रहे, क्योंकि अगर इसके चक्कर में लग गए, तर्क और निर्णय के चक्कर में लग गए, तो आप कुछ भी नहीं लिख मतलब आप अपना जुडिशरी मेंस या ऐसा कोई एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आप उन बातों को रटिए जो रटी जा सकती हैं। मैं आपको सिर्फ उन्हीं बातों को रटाने की कोशिश करूंगा जो रटी जा सकती हैं बेटा। ठीक है बेटा। जैसे कहा कि आप लिखना शुरू कर दीजिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। और गौतम जी ने क्या लिखा है? अब अपना एक ग्रंथ लिखा जिसे न्याय सूत्र कहते हैं, जो कि न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ है। और न्याय दर्शन या न्याय की शाब्दिक परिभाषा होती है या शाब्दिक अर्थ होता है तर्क अथवा निर्णय। अब यहां से आगे भी आपको लगता है 2-4 वर्ड लिखो तो आप तर्क और निर्णय पे लिख सकते हो। बौद्धिक क्षमता विश्लेषण की बात करता है कौन? न्याय सूत्र या न्याय करता है। लेकिन वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा न्याय दर्शन किसने लिखा? तो किसने लिखा? गौतम ने लिखा। किसने लिखा? गौतम। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं, न्याय के बाद आ जाते हैं वैशेषिक। उस पर आ जाते हैं बेटा वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक
दर्शन। बताओ बेटा इसके प्रवर्तक कौन है? वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है बेटा? तो इसके प्रवर्तक हैं, इनके प्रवर्तक हैं जो जिसने वैशेषिक दर्शन दिया है, तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे? अब के भी गलत नाम लिख दूं? नहीं लिखता, चलो। कणाद। कौन है बेटा? कणाद। कणाद। और कणाद का और भी कोई नाम है? हाँ बेटा कणाद का और भी नाम है। बताओ बेटा कणाद का क्या क्या नाम है? अलूक है और काश्याप है। कणाद जो है, कणाद नाम जो है कणाद, इसके इनके और भी नाम है, तो ओब्लिक करके मैं और नाम लिख देता हूं। अलूक भी कहा जाता है, उलूक, उलूक, ठीक। और एक नाम और भी है काश्याप, काश्याप। लेकिन आप जो याद रखेंगे वो केवल क्या याद रखेंगे? कणाद। कौन सा याद रखेंगे? वैशेषिक किसका है? कणाद का। हमें यही ज्यादा वनडे एग्जाम में आता है और यही पूछा जाता है, ठीक है बेटा, यही आता है और यही ज्यादातर हमसे पूछा जाता है। सॉरी बेटा। तो अब यहाँ पे हम पूछें इसका, तो इसमें क्या है कि अब हम इससे बात करें कि भाई इसमें कुछ और भी लिखा जा सकता है, तो बेटा हाँ इसमें और भी कुछ लिखा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि वैशेषिक दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो कौन सा है, तो वैशेषिक दर्शन का जो मूल ग्रंथ है उसका नाम भी वैशेषिक सूत्र है, आसानी से याद हो गया। फिर उससे पूछा जाए वैशेषिक दर्शन जो मिलता है वो वैशेषिक सूत्र में मिलता है, और वैशेषिक सूत्र या वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर वो मुख्य उद्देश्य पूछे तो ये पूरा का पूरा जो मुख्य उद्देश्य, एक मिनट, मुख्य उद्देश्य पूछे तो अगर इसकी बात करें मुख्य उद्देश्य की, ऐसे शाब्दिक अर्थ की या मुख्य उद्देश्य की, तो इसका जो एम है या इसका उद्देश्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? तो विशेष नामक, किस पर करता है? विशेष नामक तत्व पर, विशेष नामक तत्व पर, नामक तत्व पर निर्भर है। मतलब पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? विशेष पर। किस पर है बेटा? विशेष नामक। अब आप कहो सर विशेष नामक तत्व कौन सा, ये कौन सा एलिमेंट है जिसे विशेष कहा गया? तो बेटा विशेष से ही वैशेषिक है, और विशेष क्या है ये सारी चीज पढ़ने के लिए इंडियन फिलॉसफी को पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बार बार बताता रहूंगा बेटा, तो हमें कहाँ कहाँ पर क्या पढ़ना है केवल। तो हम कितना ज्यादा से ज्यादा अगर मेंस में लिखते भी हैं तो इतनी बातों को ही हम घुमा फिरा करके लिख सकते हैं और आराम से 50 से 60 वर्ड हो जाते हैं आपके, और इसमें ही आप मेंस में भी काम कर सकते हैं। तो दूसरा दर्शन हो गया आपका। अब हम तीसरा, षड दर्शन में से तीसरा दर्शन उठाते हैं वैशेषिक के बाद। अब उठाते हैं हम सांख्य दर्शन। कौन सा? सांख्य दर्शन। तीसरे नंबर का दर्शन उठाते हैं सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन बेटा? सांख्य दर्शन। नहीं, तीसरे नंबर का लिख देते हैं, तीसरे नंबर का है, और यह है सांख्य। कौन सा बेटा? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। अब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है जरा मुझे बताइए। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक है वो मैं पहले ही लिख चुका था। प्रवर्तक है वो है कपिल। कपिल मुनि भी बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं बेटा? कपिल मुनि भी बोलते हैं इनको, ठीक है बेटा। सांख्य दर्शन और इन्हें कपिल मुनि भी बोलते हैं। अब इनका जो मुख्य उद्देश्य है मैं आपको बता दूं, इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। इनका मुख्य उद्देश्य है, या एम की बात करें तो अच्छा ये पूछा जाए कि भाई इनका मूल ग्रंथ कौन सा है, तो सांख्य सूत्र है। कौन सा बेटा? सांख्य सूत्र है। कौन है इसके प्रवर्तक? कपिल मुनि, जिन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है, ठीक है बेटा। अगर उद्देश्य की बात करें ये किस पर डिपेंड करता है, तो ये कहता है सृष्टि का जो मूल है वो प्रकृति है, वो नेचर है। सृष्टि का मूल, सृष्टि का मूल, मूल क्या है, या उसकी रूट क्या है, या जड़ क्या है, या सब कुछ क्या है, सृष्टि का जो मूल है वो प्रकृति है। वो क्या कहते हैं? प्रकृति है। ये इस बात को कहते हैं। कौन? सांख्य दर्शन वाले कहते हैं सृष्टि का जो मूल है वो प्रकृति है। सृष्टि का मूल जो है वो प्रकृति है। इसलिए इसमें कहा गया, इसमें 25 तत्वों का विवरण मिलता है। इसमें क्या मिलता है बेटा? 25 तत्वों का तो इसमें विवरण है बेटा, 25 तत्वों का विवरण। अब तत्व की बात आई थी ना, विशेष एक तत्व है, विशेष तत्व पे वैशेषिक बना है पूरा का पूरा। इसमें 25 तत्वों का विवरण है, और इसलिए इसी चीज को हम क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन को हम क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? सांख्य दर्पण कहते हैं। इस दर्शन को हम कहते हैं सांख्य दर्पण। किसका? तत्वों का सांख्य दर्पण भी कहा जाता है। किसको? सांख्य दर्शन को, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। तो सांख्य हो गया। अब सांख्य के बाद आता है आपका मीमांसा। योग दर्शन ले लो पहले, फिर मीमांसा लेते हैं, है ना।
चौथे नंबर पे लेते हैं योग दर्शन। क्या लेते हैं बेटा? योग दर्शन। योग दर्शन, योग दर्शन आपको पता है इसके कौन है, क्योंकि आजकल ये लेटेस्ट गवर्नमेंट भी इसको काफी कहती है। और हम तुम लोग जब दवाइयों से पीड़ित हो जाते हैं तो हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? अब योग का कर रहे हैं, प्रकृति का सहारा ले रहे हैं, तो हम योग का कर रहे हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? तो आप सबको पता है, पतंजलि। कौन है? पतंजलि। और पतंजलि ने जो ग्रंथ लिखा योग सूत्र, जिसे महाभाष्य भी कहते हैं, योग सूत्र का संबंध किससे है? योग दर्शन से है। योग दर्शन से। और इसमें क्या है, इसे कहना चाहिए एक तरह से ये भौतिकवादी है। ये दर्शन का भौतिक रूप है। ये दर्शन का कैसा है? भौतिक रूप। इसमें हमें क्या करना होता है कि मन, बुद्धि, अहंकार को हरना होता है। अर्थात ये किसकी बात करता है? चेतना की बात करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा, आप लोग जो हैं योग में निपुण होंगे, तो आप अपनी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। लिखने को हर चीज में बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, लेकिन मैं योग दर्शन में इसलिए ज्यादा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके सहारे हम बहुत अपनी बीमारियां दूर कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मन, बुद्धि, अहंकार, इन सबको हर लेता है योग। और वास्तव में इसका जो उद्देश्य है वो किस चीज का उद्देश्य बेटा? तो वो है चेतना। चेतना। और चेतना कैसे आती है? जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। और इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है योग दर्शन। योग दर्शन इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाता है। तो आपको पता चलना चाहिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चेतना। अगर हम इसकी बात करें उद्देश्य की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चेतना है। क्या है बेटा मुख्य उद्देश्य? चेतना। मन, बुद्धि, अहंकार पर विजय पा लेना, चेतना। ठीक है। अब पांचवा दर्शन ले लेते हैं, मीमांसा दर्शन। कौन सा दर्शन? मीमांसा दर्शन। मीमांसा। मीमांसा में भी दो मीमांसा है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, है ना। तो मीमांसा दर्शन कौन सा है? मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है बेटा, वो कौन है? मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक हैं, आपको पता होना चाहिए, जैमिनी। कौन है बेटा? जैमिनी। जैमिनी। जैमिनी इसके प्रवर्तक है। ठीक है बेटा, जैमिनी इसके प्रवर्तक है। अर्थात ये जो है मीमांसा दर्शन, इसका जो पूरा का पूरा कहना चाहिए, जैसे सांख्य दर्शन का मूल था प्रकृति, अगर इसकी बात करें तो ये पूरा वैदिक कर्म कांडों पर निर्भर है। किस पर है? ये वैदिक कर्म कांडों पर निर्भर है। ये किस पर निर्भर है बेटा? वैदिक कर्म कांडों पर निर्भर है। वैदिक कर्म कांडों पर निर्भर है। ठीक है बेटा, इतनी बात करके आगे निकल जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पढ़ने की तो बहुत है। अभी आगे निकलते हैं, तो आगे निकलने के लिए क्या है, अब देखते हैं छठा एंड लास्ट षट दर्शन का। आस्तिक दर्शन में चल रहे हैं, आस्तिक दर्शन में, और आस्तिक दर्शन का षट दर्शन का छठा पार्ट आ गया। और छठे पार्ट को हम कहते हैं वेदांत। क्या कहते हैं बेटा? वेदांत। अब वेदांत का कोई एक व्यक्ति प्रवर्तक नहीं है। वेदांत छठा कौन सा आया? वेदांत। वेदांत कौन सा आया बेटा? वेदांत। ठीक। अब इसमें कहो कि सर वेदांत का कोई प्रवर्तक है? नहीं बेटा, वेदांत का कोई एक प्रवर्तक नहीं है। अर्थात ये भी क्या कहता है, ये वेदों का ज्ञान मार्गी जो है अंश वो है, वही वेदांत कहलाता है। अर्थात वेदों का जो अंश है, वेदों का, इसे लिखता हूं, वेदों का ज्ञान मार्गी, वेदों का ज्ञान मार्गी अंश, जैसे क्या है, मुख्य रूप तो इसके वेद ही हैं, और लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे उपनिषद है ना, उपनिषद है, पुराण है ना, अरण्यक है, ये सारी चीजें क्या है, ये वेदों से ही बनी है। और भी चीजें आदि एक्सेट्रा, वो सारे के सारे क्या देते हैं, वेदांत की परिभाषा देते हैं, या वेदांत दर्शन को डिस्क्राइब करते हैं। उसी क्रम में अगर हम बात करें आगे चल करके, इसका जो मूलभूत सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो भी तत्व पर ही है। सारे के सारे किसी न किसी तत्व पर है, कोई प्रकृति के तत्व पर है, और कोई योग के तत्व पर है, कोई वैदिक कर्मकांडों के तत्व पर है, कोई किस पर कहना चाहिए, कोई आपका तर्क अथवा निर्णय पर है। तो ये सारे के सारे तत्वों पर ही निर्भर है। अब इन्हीं तत्वों में ये आगे जो चलाया था, इसको चलाने के लिए कुछ और चीजें आई थी, जैसे इसमें कौन कौन थे, शंकराचार्य, कौन, शंकराचार्य आदि ने इसको बढ़ाया।
ठीक। आदि, आदि का मतलब और भी लोग हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, इसी को खोलते हैं, तो इसी में बात करते हैं कि अद्वैतवाद बहुत आता है एग्जाम में। अद्वैतवाद किसने दिया? विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया? तो ये सब किस पर निर्भर करता है? वेदांता पर करता है। विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। फिर एक है द्वैतवाद, बहुत आता है बेटा, द्वैतवाद। ठीक है बेटा, तो पहले लिखो अद्वैतवाद को, अभी और लिखेंगे। अद्वैतवाद को लिखेंगे। अद्वैतवाद पे कौन है? शंकराचार्य जी। किन्होंने दी ये बात? शंकराचार्य जी ने, शंकराचार्य ने दी। विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया? रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य जी ने दिया। अब द्वैतवाद किसने दिया था बेटा? बेटा द्वैतवाद किसने दिया था? तो ये थे माधवाचार्य, माधवाचार्य। ठीक है बेटा। अब द्वैताद्वैतवाद भी लिखो। द्वैताद्वैतवाद ये किसका है? निम्बकाचार्य का होगा। द्वैताद्वैतवाद ये किसका है? तो बेटा ये निम्बकाचार्य का है। किसका है? निम्बकाचार्य का, निम्बकाचार्य का। ठीक है बेटा, ये हो गया निम्बकाचार्य का। आगे ले लेते हैं इसके बाद शुद्ध द्वैतवाद। बेटा क्या है? शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ये है वल्लभाचार्य, जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना भी की थी, वल्लभाचार्य। ठीक है। अब बच्चों इसके भी अगर मैं बताऊं तो शंकराचार्य क्या कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा की प्रतीति है, और इसके अलावा और क्या कहते हैं, इसमें ये होता है एकेश्वरवाद का है, और ये कहते हैं निराकार था ईश्वर। तो इनकी अलग सोच है, पूरा के एक अलग ही टॉपिक अपने आप में। अद्वैतवाद पे लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है आपसे, अद्वैतवाद की वो बताइए कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, तो उसके लिए अलग से पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। विशिष्ट अद्वैतवाद क्या है? अद्वैतवाद का ही खंडन करता है। ये निराकार कहता है तो ये साकार कहता है। ये इसमें कुछ और फिलॉसफी हो जाती है, तो इसमें कुछ और थोड़ा बदल जाता है, इसमें कुछ और बदल जाता है। लेकिन हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टारगेट करें तो वो क्या होता है बेटा, ये सारे के सारे की जो होते हैं, ये सारे के सारे ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। अब हमने कहा कि भारतीय दर्शन दो चीजों पर है, आस्तिक और नास्तिक। अगर हम आस्तिक की बात करें तो बेटा आस्तिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम नास्तिक की तरफ बात करते हैं, तो नास्तिक दर्शन भी क्या भारत में हुए? और नास्तिक हुए हैं। नास्तिक मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करते लेकिन फिर भी दर्शन कहते हैं उनको, उनको भी फिलॉसफी कहा जाता है। और वो फिलॉसफी ऐसी कैसी फिलॉसफी है जो नास्तिक फिलॉसफी के नाम से जानी जाती है? तो बेटा इसमें तीन आती हैं। कौन से आते हैं? तीन दर्शन आते हैं। अब आप कहोगे सर ये नास्तिक में रखा गया, तो पता नहीं भाई क्यों रखा लोगों ने, क्यों पढ़े लिखे लोगों ने इसको ऐसे नास्तिक में रखा, ये नहीं पता है। तो लेकिन फिर भी कैसे है तो हम देख लेते हैं बेटा कैसे है। नास्तिक में कौन है? तो सबसे पहले है चार्वाक दर्शन। अब हम क्या लिख रहे हैं? नास्तिक, नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन शुरू कर रहे हैं। और नास्तिक दर्शन में नंबर 1 कर रहे हैं चार्वाक दर्शन। शॉर्टकट में बता रहा हूं, चार्वाक दर्शन। अब चार्वाक नाम है तो चार्वाक ने ही ये शुरू किया था। किसने किया था? चार्वाक ने ही शुरू किया था, तो इसीलिए इसके प्रवर्तक लिखने की जरूरत नहीं है, चार्वाक ने ही इसको शुरू किया था। अच्छा ये क्या कहता है दर्शन? अर्थात ये दर्शन जो है वो तत्वों की बात करता ही नहीं। जब तक आस्तिक वाले सब तत्वों की बात करते हैं, लेकिन ये तत्वों की बात नहीं करता, और बल्कि ये भौतिक सुखों की बात करता है, इसे ही दर्शन कहते हैं। और भौतिक सुख में ये कहता है, एक कहानी बहुत सुनी होगी आपने, जब तक जिए सुख से जिए। क्या कहते हैं? जब तक जिए, जब तक जिए सुख से जिए, सुख से जिए, जब तक जिए सुख से जिए, और कर्ज लेकर घी पिए। देखिए बंगाल के बहुत बड़े बाबा, बहुत बड़े संत हुए जिनका चार्वाक नाम दिया जाता है। उन्होंने ये कहा था कि सुख से रहने के लिए, क्या कहा? सुख से रहने के लिए अगर आपको कर्जा भी लेना पड़े, जबकि ये फिलॉसफी आपने कहीं नहीं सुनी होगी। कर्जा कहते हैं कर्ज लेने के बाद आराम से व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए, और लेने के बाद कभी भूलना नहीं चाहिए, उसका कर्ज आपको चुकाना होता है। अगर आप भूल गए तो वो कर्ज बहुत दुगना, 3 गुना, 4 गुना तक पहुंच जाता है। इसलिए आप कभी भी कर्ज लेकर के ना भूलिएगा। ये बात कहते हैं, हर कोई यही समझाता है। लेकिन देखिए एक दर्शन, एक फिलॉसफी ऐसी भी है चार्वाक फिलॉसफी, वो कहता है जब तक जिए सुख से जिए, कर्ज लेकर भी घी पिए।
अगर जरूरत पड़े कि कर्ज ले सकते हैं तो कर्ज लेकर के भी आराम से रहिए, आराम से रहना उनका मेन उद्देश्य है। ठीक है बेटा। अब इसके अलावा कोई और भी है नास्तिक में? हाँ, तो दूसरा है हमारा बौद्ध धर्म। क्या है बेटा? बौद्ध धर्म। अब कहो सर बौद्ध धर्म तो नहीं है, वो तो भगवान को मानता है, तो बौद्ध दर्शन। क्या है बेटा? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन में मनोविज्ञान भी है, ठीक है बेटा, तर्कशास्त्र भी है, आचार शास्त्र भी है। लेकिन कहते हैं ये लोग, जो पढ़े लिखे लोग जिन्होंने ऐसे से बांटा है, इनको कैटेगराइजेशन करा है, वो कहते हैं तत्व दर्शन की कमी है इसमें। क्या है? आचार शास्त्र भी है, मनोविज्ञान शास्त्र भी है और तर्क शास्त्र भी है, लेकिन जो नहीं है वो नहीं है, तो तत्व शास्त्र नहीं है। तत्व की परिभाषा इनमें कहीं नहीं आती है, तो इसलिए इसको नास्तिक परंपरा में रख दिया गया। ऐसे ही तीसरा दर्शन है जैन दर्शन। कौन सा दर्शन है? जैन दर्शन। सेम वही लाइन जो मैंने बौद्ध दर्शन में दोहराई है, सेम वही लाइन इसमें समझ लीजिए कि मनोविज्ञान भी है, आचार शास्त्र भी है, तर्क शास्त्र भी है, लेकिन इसमें तत्व दर्शन की कमी है, इसलिए इसको नास्तिक दर्शन कहा जाता है बेटा। तो देखिए भारतीय कला एवं संस्कृति का इतना अच्छा टॉपिक आपको समझाया, जो वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन मेन एग्जाम में आप आराम से लिख सकते हो अगर सही से पढ़ा है तो आपने। ठीक है बेटा, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।